हमारा चैप्टर है द पीजेंट्स। देखिए, अब इस सीरीज में ये जो हमने सोसाइटी, इकोनॉमीज और पीपल के बारे में पढ़ना था, इसमें हमने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में पढ़ा, पेस्टोरलिज्म के बारे में पढ़ा। आज हम पीजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे समझे बिना आप ये नहीं समझ सकते कि आज की डेट में कंट्री में या फिर ग्लोबल लेवल पर पीजेंट्स की जो सिचुएशन है वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या कन्फ्रंटेशन है जमींदार के बीच में और सिंपल पीजेंट फार्मर के बीच में, क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में। इन चीजों को अगर आप अच्छे से हिस्टोरिकली स्टडी करते हैं तो आप एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि किस तरह से चेंजेस आए हैं जो पीजेंट है उसके अपने सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर और इकोलॉजिकल रिलेशंस में, और उन चेंजेस ने कैसे उसकी लाइफ को शेप किया और किस तरह से वो प्रेजेंट सिचुएशन तक पहुंचा। तो इसे अगर आप प्रॉपर पीछे से आकर के समझते हैं तो आप रिवर्स टेक्निक अपना करके इसे ठीक भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर चीज को अगर आप जड़ से पढ़ लें तो फिर उसी को ठीक करने का तरीका रिवर्स टेक्निक में होता है, एंड दैट इज द बेस्ट एस्पेक्ट। तो आज हम उसको समझेंगे चैप्टर में, चूंकि ये क्लास 9th एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, और इस बुक का ये चैप्टर है जिसका नाम है द पीजेंट्स। ओके, इसमें आप 3 केस स्टडीज करेंगे। पहली केस स्टडी करेंगे आप इंग्लैंड के फार्मर्स की, पीजेंट्स की। सेकंड केस स्टडी आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंगे, और थर्ड केस स्टडी आपकी इंडिया की होगी। इन तीनों केस स्टडीज में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोसेसेस कहीं ना कहीं सिमिलर फॉलो हुए लेकिन इंपैक्ट टोटली डिफरेंट आया। डन है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। राइटर ने बहुत कोशिश की कि कभी भी साल ना इस्तेमाल किया जाए, ईयर्स ना इस्तेमाल किया जाए। वो सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इस तरह से वो कोशिश करता है कि बच्चे को कंफ्यूजन कम से कम हो। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में सेंचुरीज का कॉन्टेक्स्ट इतना ज्यादा यूज कर लिया कि आपको कंफ्यूज करेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आप ये मान लीजिए 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी का एक स्पैन है 300 ईयर्स का, और इसे हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। आई बात समझ में? चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि 17 से 20th सेंचुरी के बीच में शुरुआती सेंचुरीज की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, इंग्लैंड का माहौल कैसा था। बुक की स्टार्टिंग जो होती है चैप्टर की कुछ इस तरह से होती है कि बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनके द्वारा अपना अनाज जो खेतों में इकट्ठा किया जाता है या स्टोर हाउसेज में इकट्ठा किया जाता है, अचानक से कुछ एपिसोड्स हो रहे हैं जिनमें आग लग रही है बड़ी तेजी से। बहुत तेजी से उनके थ्रेशिंग मशीन्स, थ्रेशर्स जलाए जा रहे हैं, अदर फार्मर और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी जलाए जा रहे हैं। यह प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल दर साल ये और इंटेंस होता चला जा रहा है। अल्टीमेटली सभी बिग फार्मर्स परेशान हैं, लेकिन एक पैटर्न समझ में आया। क्या पैटर्न? ये है कि कुल मिला के जो ग्रेनरी हाउसेज हैं, स्टोर हाउसेज हैं, उन्हें जलाया जा रहा है। कहीं कहीं पर जो गोडाउन्स हैं उन्हें भी जला दिया जा रहा है। कहीं कहीं पर जो फार्मर हैं कोशिश की गई कि उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स को जलाया गया। यानी कि वो इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न टेक्निक पर बेस्ड थे उनको जलाया जा रहा है, और ये पूरे पूरे इंग्लैंड में फेस किया गया। अक्सर लेटर्स लिखे जा रहे थे फार्मर्स को, और उन लेटर्स में लास्ट में नाम लिखा जाता था कैप्टन स्विंग। ये एक मैथिकल नेम आप मान सकते हैं, ये कोई रियलिटी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता था। और ये जो स्विंग मूवमेंट है इंग्लैंड की, दैट इज वेरी फेमस मूवमेंट। 1830s में ये शुरू हुई, 1848 तक ये बहुत स्ट्रांग हो गई। तो स्विंग मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्री और द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यों इस तरह से इक्विपमेंट जलाए गए, क्यों खेतों से उपजे अनाज को इस तरह से जलाया गया, क्यों उन फार्मर्स को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक आप पहुंचेंगे। चलिए हम थोड़ा सा रिवर्स गियर में आते हैं, वापस पीछे से समझते हुए। क्या होता है जब हम 17th सेंचुरी की या इससे भी थोड़ा पहले 16th सेंचुरी की बात करते हैं, तब के यूरोप को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूरोप में पर्टिकुलर ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन में जो सिटीज हुआ करती थी उनका जो कंट्री साइड एरिया हुआ करता था ये मोस्टली ओपन हुआ करता था, मोस्टली ओपन होता था। अब क्या होता था, जब साल की शुरुआत हुआ करती थी तो साल की शुरुआत में वो जो विलेज है, उस विलेज की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी मिला करती थी, और मिलने के बाद वो आपस में डिसाइड करके उस ओपन लैंड की, जिसकी अभी कोई डिमार्केशन नहीं है, उस ओपन लैंड की स्ट्राइप्स बना ली जाती थी, पट्टियां बना ली जाती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप्स। अब उसमें कुछ गुड लैंड है, कुछ बैड लैंड है, कुछ फर्टाइल, कुछ वेरी फर्टाइल,
कुछ इनफर्टाइल और कुछ लेस फर्टाइल। इस तरह से कैटेगराइजेशन होती थी। तो एक फार्मर को कुछ स्ट्राइप्स एक जगह में एलोकेट होती थी, कुछ दूसरी जगह पे एलोकेट होती थी। इसका पर्पज ये होता था कि इसको इंश्योर किया जाए कि हर फार्मर को ऑलमोस्ट गुड एंड बैड लैंड का एक कॉम्बिनेशन मिले। ऐसा ना हो कि किसी को गुड मिल जाए और किसी को बैड मिल जाए। इस तरह से सभी को लैंड एलोकेट कर दिया जाता था। इस लैंड से थोड़ा सा अलग जाकर के अगर आप देखें तो इस तरह से लैंड डिवाइड होता था और सभी में बांटने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। विलेज के नियर बाय जो लैंड है आपने उसको डिवाइड किया। अब जब विलेज के क्लोज आते हैं बहुत सारा लैंड कॉमन हुआ करता था, इसे कॉमन लैंड कहते हैं। जैसे आज भी हम शामलाट कह देते हैं या कम्युनिटी लैंड कहते हैं। दिस लैंड इज अ काइंड ऑफ बैकबोन टू सम पर्टिकुलर सेगमेंट। ये जो कॉमन लैंड हुआ करता था, इस कॉमन लैंड से सारी विलेज कम्युनिटी को बराबर हक था पास्चर ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड यूज करने का, अपने पशु चराने का। यहां से बराबर हक था लकड़ियां चुनना, फायरवुड, फ्यूलवुड चुनने का। बराबर हक था यहाँ के तालाबों में अपने पशुओं को पानी पिलाने का, और दूसरा मछली वगैरह बाकी चीजें इकट्ठी करने का। और यहाँ से कुछ कुछ चीजें जैसे कि रैबिट्स, इंग्लैंड में रैबिट बहुत होते हैं, तो रैबिट्स यहाँ से इकट्ठा करना अपनी मीट रिक्वायरमेंट, बेरीज और फ्रूट्स और बाकी चीजें चुनना एज अ फूड रिक्वायरमेंट, और कुछ हर्ब्स एज अ मेडिसिनल रिक्वायरमेंट। यानी कि आप देख सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ से चुनी जा सकती थी। अब अगर आप ध्यान से सोचें, जो पुअर सेगमेंट होगा विलेज का, उस पुअर सेगमेंट को जब भी अपनी इनकम को एडिट करना होगा, तो इनकम एडिट करने के लिए वो थोड़े बहुत पशु रखेगा। उन पशुओं को अगर उसे चराने के लिए फ्री ग्रेजिंग ग्राउंड और फ्री पास्चर ग्राउंड मिल जाए तो बेस्ट है। अपना पेट भरने के लिए अगर उसे एडेड फ्री बेरीज और फ्री फ्रूट्स मिल जाए तो बेस्ट है। फ्री मछली फिश मिल जाए तो बेस्ट है। और अगर उसके कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी फैलती है, तो फ्री हर्ब्स और बाकी चीजें मिल जाती। फायरवुड और फ्यूलवुड भी उसे फ्री मिल रहा है। मोस्टली ये जो कॉमन लैंड है एक्चुअल में किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? वो जो पुअर सेक्शन ऑफ द विलेज है, उसकी सारी जिंदगी टिकी हुई है इस कॉमन लैंड पे। और आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड को देखें, वर्ल्ड को क्या देखना है, आप पंजाब को देख लें, हम पंजाब में रहते हैं। डे बाय डे आप अपनी लाइफ स्पैन में देखें, अगर आप अपने विलेजेस में जाते थे पिछले 20 ईयर्स के अंदर, ये कॉमन लैंड इतनी तेजी से श्रिंक हो रहा है कि आज गांव में सिर्फ एक स्कूल ही बचा है कॉमन लैंड के नाम पे, और कुछ नजर ही नहीं आता। जबकि मैंने अपने समय में अपने गांव में इतना ह्यूमंगस कॉमन लैंड देखा है जिसपे अक्सर पशु घूमते रहा करते थे, और छोटे छोटे बरसात से खड्डे बनते, छप्पड़ उसमें गिरे रहते थे। लेकिन आज की डेट में वो सब खत्म हो गया है। तो कुल मिला के ये कॉमन लैंड खत्म होगा तो कौन सा सेक्शन खत्म हो जाएगा? पुअर सेक्शन। तो कॉमन लैंड इज इक्वल टू पुअर सेक्शन। तो अब देखिए ये कैसे सिस्टम आगे बढ़ता है। अचानक से एक घटना घटित होती है। 16-17 सेंचुरीज की अगर हम बात करें, बहुत तेजी से लोग एक जगह से दूसरी और दूसरी से तीसरी जगह आना जाना शुरू होते हैं। कुल मिलाकर के एक्सप्लोरेशन का फेज तेजी से बढ़ता है। इस एक्सप्लोरेशन के फेज के दौरान आप उन एरियाज को भी एक्सेस करते हैं जिन एरियाज में मोस्टली आपके लिए वेदर जो है वो हॉस्टाइल है और एक्सट्रीम विंटर या आप कह सकते हैं हार्श कंडीशन है एनवायरनमेंट की। तो इन न्यूली फाउंड एरियाज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से अचानक से 16-17 सेंचुरीज में वुल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वुलन गारमेंट्स बहुत प्रोमिनेंस में आ जाते हैं। अब अचानक से होगा क्या? जब वुलन गारमेंट्स प्रोमिनेंस में आएंगे 16-17 सेंचुरीज के दौरान, जो बड़े फार्मर हुआ करते थे इस पर्टिकुलर इंग्लैंड के एरिया में, उन बिग फार्मर्स ने क्या किया? उन्होंने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अपने यूरोप में ही बड़े पैमाने पर वुल की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। इस रिक्वायरमेंट को फीड करने के लिए शीप्स पाली जाती थी और शीप शुरू से पालने का काम होता रहा है। ये पर्टिकुलर एरिया शीप रियरिंग के लिए जाना जाता है। तो शीप्स तो पाली जा ही रही हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? शीप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब शीप की प्रोडक्शन कैसे, वुल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगी? अगर शीप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शीप की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? अगर हम शीप की ब्रीडिंग अच्छी करें, यानी कि शीप की नस्ल इंक्रीज कर दें, नस्ल इंप्रूव कर दें। तो उसकी नस्ल इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसे कैप्टिविटी में रख के अपने वे में ब्रीडिंग प्रोसेस अपनाएं, तो फिर वो ग्रो हो सकती है, उसे बेटर फूड दिया जा सके, बेटर माहौल में रखा जाए, उसे बीमारियों से मुक्त रखा जाए। तो कुल मिलाकर के हम उसकी नस्ल को बढ़ाएंगे, नस्ल इंप्रूव हो जाएगी तो वुल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और वुल प्रोडक्शन की इस समय भारी पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, और उस मुनाफे से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस नए इंड्यूस हुए कंसेप्ट ने 16वीं-17वीं शताब्दी में पूरी तरह से सिस्टम को बदल के रख दिया। क्या बदला? पहले वो जो कम्युनिटी लैंड जहां पर स्ट्राइप्स बनाई जाती थी अलग अलग, और जहां पर फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी, अब इसी कम्युनिटी लैंड में, इन्हीं स्ट्राइप्स में जो बिग फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने एरिया को एनक्लोज करना शुरू कर दिया है। और अब वो ये चाहते हैं कि इस एनक्लोज्ड एरिया में
अदर लोग, दूसरे फार्मर्स की शीप्स जो हैं या अदर विलेज ड्वेलर्स की शीप्स ना आ सकें और हमारी शीप्स को यहां से ले जाने की हिम्मत किसी की ना हो। यानी कि हमारी अच्छी नस्ल की शीप्स हैं, ये किसी और एरिया में नहीं जानी चाहिए और कोई इन्हें लूट ना ले, और किसी और की शीप्स यहां पर आनी नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे लैंड का एनक्लोजर हुआ और ये एनक्लोजर प्रोसेस बहुत घातक सिद्ध हुआ ब्रिटेन के लिए। वो कैसे, अभी आप समझेंगे। 1600 सेंचुरी से शुरू होती ये बात 1750 तक चलती है। 150 साल के दौरान शीप के रीजन की वजह से जो आपने एनक्लोजर किया है, ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल सा प्रोसेस है। सरकार की तरफ से भी अभी उस लेवल पर समर्थन नहीं मिला है कि आप बड़े स्तर पर एनक्लोजर कर पाए। तो ग्रेजुअली ये चीज चल रही है, जिससे अभी उस लेवल पर लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बट एक एनक्लोजर की शुरुआत हो चुकी है। और वो लैंड जो अभी तक ओपन हुआ करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिवीजन हुआ करती थी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप्स की, अब उनमें हेजेस लगनी शुरू हुई। और पर्टिकुलरली जब वो लैंड में हेज लगेगी तो उस लैंड पे नाम भी आएगा कि ये लैंड उसका और ये लैंड उसका। और जब ये लैंड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग करेगा, सारा का सारा कंसेप्ट ही बदल जाएगा। ना आप फ्रीली आप उस लैंड को एक्सेस कर सकते हैं, ना आपके जानवर वहां पर जा सकते हैं। और उस लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहां का एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं आता, वहां के बहुत बड़े पास्चर ग्राउंड्स, वहां के फॉरेस्ट लैंड, वहां के पॉन्ड्स और वहां के फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, ये सारे के सारे लाए करते हैं। और उस पे अब आपको एक्सेस नहीं है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने एनक्लोजर का प्रोसेस किया, इसमें होड़ सी लगी दोनों तीनों फार्मर जो बिग फार्मर्स थे उनके बीच में कि हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करना है। और ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने का मौका वहीं पे मिलेगा जो कॉमन लैंड है। तो जो जितना हाथ मार सकता है कॉमन लैंड पे, उसने उतना हाथ मारने की कोशिश की कॉमन लैंड पे, और कॉमन लैंड को यहाँ पर एक्वायर किया गया। ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन 1790s के अराउंड आकर के कंसेप्ट टोटली चेंज हुआ। वो किस वे में चेंज हुआ उसको समझते हैं। 1790s का दौर आया है और आप देख सकते हैं 2-3 चेंजेस होंगे बड़े स्तर पर। वो कौन से चेंजेस हैं? सबसे पहला चेंज ये हो जाता है कि 1790s के दौरान पॉपुलेशन काफी बड़े स्तर पर बढ़ जाती है। यानी कि पहले यूरोप की जो पॉपुलेशन होती है उसके कंपैरिजन में अब पॉपुलेशन काफी बड़ी है। एक रीजन ये हुआ, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेचुरली फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये नेचुरल सी कंडीशन है। सेकंड एस्पेक्ट, 1790s का ही वो दौर है जिसके बाद आप देखेंगे कि पहले मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आए फ्रांस में, और फिर आप देखते हैं नेपोलियन आए। तो ये वो दौर है जिस दौर के दौरान बड़े स्तर पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक राइवलरी का दौर शुरू होगा। इस राइवलरी की वजह से यूरोप का ब्लॉकेड कर दिया जाएगा नेपोलियन की तरफ से ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ब्रिटेन का और यूरोप का उस लेवल पर आपस में संबंध नहीं, और यूरोप से जाने वाले प्रोड्यूस रोक दिए जाएंगे और वो ब्रिटेन में एंट्री नहीं पा पाएंगे। दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आप ये मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एग्जिस्टेंस में आ चुका था। इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर लग रही थी। इन इंडस्ट्रीज की लगने की वजह से लोग गांव से निकल करके शहरों की तरफ जा रहे थे। शहरों में रहने वाले ये लोग खरीद करके फसल खाया करते थे। पहले आप गांव में रहते हैं तो आप उगा के खाते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप अपने वेजेस की मदद से पे करके क्रॉप परचेज करते हैं। जब क्रॉप को परचेज करने का कंसेप्ट हुआ तो क्रॉप में एक वैल्यू इनहेरिटेड हुई, और अल्टीमेटली जब इतनी बड़ी कम्युनिटी गांव छोड़ के शहरों में रहेगी तो उसी स्तर पर मांग पैदा होगी। उधर से पॉपुलेशन बढ़ी, इधर से नेपोलियन ने ब्लॉकेड किया। इन सारे कारणों से क्या होता है, फूड ग्रेन्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है, और फूड ग्रेन्स में एक प्रॉफिटेबिलिटी भी है, फायदे का सौदा भी है। तो अब वो जिन्होंने पहले शीप्स के रीजन से एनक्लोजर किया था, अब उस एनक्लोजर को बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा, और अब वो बिग बैरॉन्स बनेंगे जिन्हें हम व्हीट बैरन्स कहते हैं। तो अब क्या होगा, समय चेंज होगा। 1800 के बाद पूरा कंसेप्ट ही बदल जाएगा, और अब जो बड़े बड़े लैंड एक्वायर हो रहे हैं ये फूड ग्रेन के पर्पज से हो रहे हैं। तेजी से लैंड एक्वायर कर लिए जाएंगे, और फूड ग्रेन्स के चक्कर में बड़े बड़े पैमाने पर डिमार्केशन होगा। उन डिमार्केशन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस लैंड को कल्टीवेट कर लेंगे जो लैंड पहले ग्रेजिंग और पास्चर लैंड के लिए यूज होता था। आप देखिए किस किस वे में इंपैक्ट हुआ इन लोगों को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, पेस्टोरलिस्ट को, पीजेंट्स को। कभी कॉलोनियलिज्म के एस्पेक्ट से आप देख पा रहे हैं, कभी आप अब इस एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहीं के फार्मर्स ने उन्हें इंपैक्ट किया। तो तेजी से सबसे पहले कौन सा लैंड एक्वायर किया जाएगा, जो लैंड पास्चर लैंड है और ग्रेजिंग लैंड है। जब वो सारा एक्वायर हो जाएगा उसे कल्टीवेट कर लेंगे, उसके बाद आप कॉमन लैंड को एक्वायर कर लेंगे। अब ये सारी चीजें एक्वायर करके होगा क्या, 1820-1830 का दौर आया है, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर है, फूड ग्रेन्स बहुत तेजी से मार्केट में उतर चुके हैं। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक बेसिक कॉमन एस्पेक्ट ये है,
कोई भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से अचीव नहीं किया गया है। लैंड मैक्सिमम एक्वायर हुआ है और लैंड के दम पर यह प्रोडक्शन बढ़ाई गई है। मतलब आपने जो पैदावार की है वो ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करके की है। इसमें टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी का रोल तो बाद में आएगा और हम इसको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। अब यहां पर 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी। वो 2-3 चीजें कौन सी हैं? देखिए, कुछ समय पहले से ही यूरोप में और पर्टिकुलरली ब्रिटेन में कुछ लोग ये समझ चुके थे कि जब हम टर्निप लगाते हैं, शलगम की फसल लगाते हैं और क्लोवर्स हुआ करते हैं, क्लोवर ग्रास कह सकते हैं या क्लोवर फ्लावर्स भी होते हैं, उसमें से रेड क्लोवर्स, व्हाइट क्लोवर्स, दे आर हैविंग माइंड ब्लोइंग हर्बल और मेडिसिनल क्वालिटीज। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है मेडिसिन की, और आज की डेट में देखें तो ये बहुत अच्छा रोल भी प्ले करते हैं। ये जब बढ़ते हैं हार्ट शेप में, कुल 4 पत्तियां इनकी बनती हैं, और जब फ्रॉस्ट होती है ना तो ये एक नेचुरल सा शेड बना लेते हैं अपने नीचे लगे हुए पौधों के लिए, तो इन्हें फ्रॉस्ट से भी बचाने का काम करते हैं। ये एक एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत कमाल है, यानी कि सॉइल में बड़ा बेस्ट नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसकी क्वालिटी। और शलगम बहुत खास फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब तक जो प्रोडक्शन बढ़ रही है इसमें क्या चेंजेस आए? इसमें चेंजेस ये आ रहे थे कि लैंड बाय लैंड आप एक्वायर करते चले जा रहे हैं, उस वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं। पहले समय से आपने जो शलगम की और क्लोवर की फसलें लगाई, आपको पता कि इसकी वजह से नेचुरली फर्टिलिटी रेज होती है क्रॉप्स की, फील्ड की। तो आपने सभी फार्मर ने यही कंसेप्ट फॉलो कर करके फर्टिलिटी को रेज किया लैंड की, और कोई नया तरीके का आविष्कार नहीं किया कि किस तरह से लैंड की फर्टिलिटी को इंटैक्ट रखा जाए, कैसे इसको और बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के एक समय तो ऐसा आएगा जब फर्टिलिटी डिग्रेड होगी और जब उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये सब चीजें अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही थी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्मूले को और बड़ी तेजी से अपना करके आपने और सारा लैंड एक्वायर किया और इस प्रोसेस को बढ़ाते चले गए। लेकिन अचानक से एक चेंज आता है, वो चेंज 1850 के बाद आएगा। अब आपके हाथ में कई तरह की मशीन्स आ जाती हैं और कई तरह के और प्रोसेसेस आप अपना लेते हैं, जिसके तहत आप खेतों को और बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो पूरी तरह से यूरोप की और ब्रिटेन की शक्ल को बदल देगा। यहां तक की कहानी समझ आई? ठीक है। नेचुरल सी रिकॉर्ड 1850s के अराउंड कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किस तरह के आते हैं उसको समझिए। देखिए, 1800 के दौरान ही फार्मर्स के द्वारा ये देखा जा रहा था कि रिक्वायरमेंट बड़े लेवल पर है, हमें प्रॉफिट्स ज्यादा कमाने हैं, प्रोडक्शन हाई लेवल पे करना होगा। कुछ नए नए डिस्कवरीज होने लगी और कुछ इक्विपमेंट्स बनाए जाने लगे। थ्रेशिंग मशीन्स बड़े लेवल पर बना ली गई थी। अब तक ये टाइम आ चुका था। इन थ्रेशिंग मशीन्स की वजह से क्या हुआ, एक तो आप ये देखिए, अब देखिए कैसे मल्टीपल इफेक्ट होंगे। एक तो आप ये देखिए कि जो पुअर फार्मर है उससे आपने उसका कॉमन लैंड ले लिया, यानी कि अब उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट कॉमन लैंड से पूरी होती थी सारी खत्म हो गई। अब उसकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां से पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, वो किसी न किसी तरह से आपके खेतों में काम करके पैसा कमा लेता था और उस कमाई से अपना गुजारा करता था। आपने बड़े पैमाने पर मशीनें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, और जो काम पहले लेबर से कराते थे वो लेबर भी अब फ्री हो चुकी है, अब उस लेबर की भी जरूरत नहीं। तीसरा सबसे बड़ा कंसेप्ट, क्योंकि अब आपके द्वारा इतने बड़े बड़े खेत एनक्लोज कर लिए गए हैं, तो जो थोड़ा बहुत उनका अपना पर्सनल लैंड हुआ करता था जिस पर वो स्वयं खेती करते थे और अपने गुजारे लायक फसल पैदा कर लेते थे, वो लैंड भी आपने एक्वायर कर लिया, और अब आप उसको भी आप ही से फसल परचेज करनी है। और फसलों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 3 कारण मैंने आपको समझाए। ये सारी चीजें जब मल्टीपली काम कर रही हैं, ऐसे में सरकार भी उनके लिए कोई नीतियां नहीं बना रही, आंख मूंद करके बैठी हुई है। और उसमें से 1800 के बाद का एक सबसे जबरदस्त कदम कि बरतानिया सरकार यानी कि वहां की पार्लियामेंट एनक्लोजर एक्ट पास करके एनक्लोजर को जस्टिफाई कर देती है कि हाँ, एनक्लोजर करेक्ट बात है और एनक्लोजर करने ही होंगे। कुल मिलाकर के रीजनिंग ये दी जाती है, जो कहीं ना कहीं शायद जायज भी हो। रीजनिंग ये दी जाती है कि बड़े लंबे समय से एक सिंगल पैटर्न को फॉलो करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है और इसके तहत खेतों की फर्टिलिटी को मेंटेन रखा जा रहा है। लेकिन आने वाले लंबे समय में इस तरह से काम नहीं चलेगा। खेतों की फर्टिलिटी को, उपजाऊ क्षमता को यदि बनाना चाहते हो तो खेतों का एनक्लोजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट करना जरूरी है। अब लैंड डेवलपमेंट तो जो पैसा लगाए फिर उसको उसका फ्रूट भी मिलना चाहिए। मान लीजिए 100 खेत हैं, 100 खेत 10 लोगों के हैं, अब उसमें से 2 बंदे पैसा लगा के नहरें बना ले, इक्विपमेंट बना ले,
और खेतों से पैदावार अच्छी होनी शुरू हो जाए। फल तो सभी 10 को मिलेगा, खर्चा 2 का हुआ। अब यही में अगर हम लैंड डिवाइड कर दें, 100 खेत है तो 10-10 खेतों का हिस्सा बांट दें, तो जिसके हिस्से में 10-10 खेत यानी कि 2 लोग तो 20 खेत, वो अपनी नहरें बनाए, अपना विकास करें, उनका लैंड डेवलप होगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि हिस्सेदारी तो करनी होगी, एनक्लोजरमेंट तो करना होगा इफ यू वांट टू डेवलप लैंड, क्योंकि लैंड में अब नए एक्सपेरिमेंट करने का समय आ गया है, इनक्लोजरमेंट के बिना नहीं हो सकता। तो सरकार की मोहर जब लगी, ये तर्क दिया गया, क्योंकि सरकार का कहना था कि इंडस्ट्री लग रही है, हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई को रोकना नहीं है, हमें हमारी अर्बन पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं करना है। अगर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी तो जो लेबर या वर्कर या बाकी जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके हाथ में जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कभी वेल्थ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और जब तक वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होगा तो पूंजी कैसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि जितना वो कमाएंगे उतनी को महंगाई बढ़ जाएगी, वो सारा पैसा वस्तुएं खरीदने में लगा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ब्रिटेन का विकास कहां से होगा। तो हमें सबसे पहले महंगाई को तो कंटेन करना ही है भाई। महंगाई को लंबे समय में कंटेन करना है तो कंडीशन क्लियर है कि जनसंख्या बढ़नी है, शहर बढ़ने हैं, लोगों का शहर की तरफ पलायन भी बढ़ेगा। ऐसे में हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम पैदावार बढ़ाएं। पैदावार बढ़ाने का कंसेप्ट ये है कि जितना लैंड एक्वायर होना था वो कर चुके हैं, अब जो लैंड एक्वायर्ड है उसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सिस्टम ये है कि लैंड में डेवलपमेंट की जाए। डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू की जानी है, और इंडिविजुअल इन्वेस्ट तभी करेगा अगर उसे उसमें प्रॉफिट नजर आएगा। प्रॉफिट उसे तभी मिलेगा और वो लैंड उसके नाम पर होगा। लैंड उसके नाम पर तभी होगा अगर उसका एनक्लोजर होगा, और एनक्लोजर करना ही आज की डेट का एक जवाब है, तो ये हमें करना है। ये सारी चीजें हो गई। 1830 का समय चल रहा था, पूरी तरह से वो जो वर्ग जिसे हम पुअर सेगमेंट कहते हैं, वो हर सिचुएशन से डिप्राइव हो गया। फसलें खरीद के खा रहा है जो कि अति से ज्यादा महंगी हैं, खेत कोई बचे नहीं है, जो कॉमन एस्पेक्ट्स थे उसके जिंदा रहने के, वो पशु मवेशी चुन लेना बुन लेना, वो सब खत्म हो चुका है, बीमारियां हो चुकी हैं, शरीर कमजोर और गिर पड़ा है। अब ऐसे में उनके पास कोई और चारा नहीं पड़ता, वो अपनी रिसेंटमेंट दिखाते हैं। क्या करके? वो उनके अनाज के भंडार जलाते हैं, उनके गोदाम्स को जलाते हैं, उनके घरों को भी जलाने का प्रयास करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी मृत्यु का कारण वो मशीनें, वो उन सभी मशीनों को जला देते हैं। और ये कारण है कि शुरुआत में बचाया गया उपद्रव इन कारणों से पैदा होता है। ये क्लियर हुआ आपको? अब 1850s के बाद की बात करें तो 1850s का दौर आ चुका है और यूरोप भी पूरा नहीं पड़ रहा है यूरोप की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए। और अब ये जानते हैं कि यूरोपियंस यहाँ से निकलेंगे और कॉलोनियलिज्म तो करना है। कॉलोनियलिज्म चरम पे है। 1850 का दौर है। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा बड़े स्तर पर बड़ी सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इसकी शुरुआत किसी जमाने में पुर्तगालियों के द्वारा हुई और स्पेन के द्वारा से प्रायोजित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड जितनी भी समुद्री यात्रा थी उसके तहत नई नई दुनिया को खोजा गया। कुछ पुरानी दुनिया थी जिसके लिए नए रास्ते ढूंढे गए, कुछ ऐसी दुनिया थी जिसका पता ही नहीं था तो उसे नई दुनिया कहा गया, जैसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका। तो ये अमेरिकन नाम के कॉन्टिनेंट फाइंड आउट किए गए। इन नए रास्तों के तहत इनको नए नए और लोगों का पता लगा, जिसके तहत कुछ ऐसे नए इलाके मिले जिनको इन्होंने एक वर्जिन लैंड के तौर पर डिक्लेयर किया, जिसे इन्होंने वाइल्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया और वहां पर जाकर के उन लोगों को रैम कर दिया बुरी तरह से। उन लोगों के द्वारा जो प्रैक्टिसेस की जा रही थी उनको खत्म करके वहां पर नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाई गई और इन्हीं प्रैक्टिसेस का फलस्वरूप है आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब हमारी अगली केस स्टडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है। चलिए अब हम उसे स्टडी करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसे अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप देखें बुक स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं। उन डिफरेंट रीजन्स को हम ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है। इन रीजन्स को देखें अगर तो ये अटलांटिक ओशियन है और इसके साथ टच होता हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रीजन ईस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन्स हैं। इन अपलेशियन माउंटेन्स के अगर आप वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर मिसिसिपी रिवर फ्लो करती है, जहाँ पे मिसिसिपी की वैली है। उसके और वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ब्रेड बास्केट, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रेट प्लेन्स मिलेंगे, किसके, व्हीट प्लेन्स और कॉर्न प्लेन्स या बाकी चीजें मिलेंगी। उसके वेस्ट में आते हैं तो आपको रॉकी माउंटेन्स मिल जाएंगे। अब हम एग्रीकल्चरल रीजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा से शुरू होते हैं नीचे से, तो ऊपर जाते हुए देखिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट का माहौल है और यहाँ पर पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेदर है। तो यहाँ पे टोबैको और कॉटन कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है, तो ये कॉटन का बेल्ट है। इसके ऊपर चलते हैं तो कॉर्न एंड व्हीट बेल्ट है। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कॉर्न बेल्ट है, मक्का पेटी जिसे कहते हैं। इसके ऊपर ये व्हीट एरिया है जो कनाडा से टच हो जाता है और कनाडा का सशकावान का एरिया, वो सारा का सारा, यहाँ पे प्रेरी ग्रासलैंड्स हुआ करते थे ना। तो कुल मिलाकर के नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉटन बेल्ट, उसके ऊपर कॉर्न एंड व्हीट बेल्ट, उसके ऊपर कॉर्न बेल्ट और उसके बिल्कुल साथ आपको व्हीट बेल्ट नजर आती है। ये कुछ इस तरह के लैंड है।
ईस्टर्न रीजन का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखेंगे, यहाँ पे पास्चर लैंड नजर आता है जो कि आपको वीट बेल्ट तक आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब इस एरिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं इस चीज का कैसे विकास हुआ। देखिए, जब यूरोपियंस यहाँ पर आए, मोस्टली ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, तो उन्होंने आकर के जब अमेरिका को ऑब्जर्व किया तो अमेरिका उनके सामने एक वास्ट वाइल्डर लैंड की तरह एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पर आप उनको क्या दिखे, बड़े बड़े फॉरेस्ट नजर आए, और मेजोरिटी ऑफ द एरिया अगर आप मैप देखेंगे बुक में आपको फॉरेस्ट एरिया के फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद बिग ग्रासलैंड्स और फिर उसके बाद स्मॉल ग्रासलैंड्स, ये 3 एरियाज उनको नजर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन नहीं होता, जो कि हो सकता है, बड़ा प्रॉमिसिंग एरिया है। लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडियन ट्राइब्स एग्जिस्ट किया करती थी, ये आप जानते हैं। उनका अपना इकोलॉजिकल सिस्टम था सस्टेनेबिलिटी का, वो या तो गैदरिंग करते थे फूड की, या फिर हंटिंग करते थे, और या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉर्न, बीन्स और बाकी चीजें उगाया करते थे। इस तरह से वो एक अडेप्टेबल एटमॉस्फेयर में थे एनवायरनमेंट के साथ, और किसी तरह से जंगल, ग्रासलैंड या किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। पॉपुलेशन भी उनकी कंटेंट थी और एक लिमिटेड एस्पेक्ट में काम चलता जा रहा था। यूरोपियंस आ चुके थे और यूरोपियंस यहाँ पर सेटल हुए। प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्वायर किया गया सबसे पहले, और वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू की गई। शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो फ्रेंच लोगों का और ब्रिटिशर्स का यहाँ आने के अलग अलग कारण हुआ करते थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट एक कारण ये हुआ करता था, ये वही दौर है, 15वीं-16वीं शताब्दी का दौर है, और यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जिसे बीवर कहते हैं। उस बीवर के फर बड़े इंपॉर्टेंट थे, उन फर से टोपियां बना करती थी। वो टोपियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग रखती थी। तो ये लोग वहां पर आए, पहले उन पोर्ट एरियाज पे आए, और उन पोर्ट एरिया से, जैसे यहाँ पे एक रिवर है सेंट लॉरेंस, उस सेंट लॉरेंस रिवर के इलाके में आकर के इन्होंने वो यहाँ के लोकलाइट्स को इस्तेमाल किया और उन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हैं मजबूर किया या फिर लालच दिया कि आप हमें ये बीवर के जो फर हैं वो ला करके दीजिए। तो वो इनकी मदद करते रहे। धीरे धीरे अब ये वहां पर सेटल हो चुके हैं। यूरोप से इनके यहाँ आने के अलग अलग कारण रहे। कुछ लोग जो पुअर हो चुके थे यूरोप में, वो बड़े पैमाने पर वहां पर उपद्रव मचा रहे थे। आपने देखा कैप्टन स्विंग का गेम, और कैप्टन स्विंग की लहर इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी थी कि उसको रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के लिए सजा दी। मेजोरिटी ऑफ द लोग ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर दिए गए और बाकी भाग करके अमेरिका आ गए। एक कारण ये रहा अमेरिका आने का। दूसरा कारण रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे लोगों में। तीसरा वहां पर भूखमरी थी, महामारी थी। चौथा कारण ये था कि नए नए उद्योगपति थे, उन्हें नए नए एरियाज फाइंड आउट करने थे और अपने आप का विकास करना था। पांचवा ये था कि जो बड़े बड़े सैनिक हुआ करते थे कॉन्क्विस्टाडोर के नाम पर, उनको ये कहा गया था कि जो भी नया एरिया आप कॉन्क्वेस्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा। डिग्निटी और स्टेटस का मामला था। इन सभी कारणों से वो लोग यहाँ पर आए। आने के बाद वो अब यहाँ पर रहने लगे हैं। अब जब रहने लगे हैं तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बना ली। सेटलमेंट्स बनानी है तो एग्रीकल्चर भी होगा। एग्रीकल्चर वेस्टर्न कोस्ट पे होना शुरू होगा। शुरुआत में जब उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया है, ईस्टर्न कोस्ट पे, वेरी गुड। शुरुआत में जब उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट में एग्रीकल्चर करना शुरू किया, एक समय में एक जगह पर एग्रीकल्चर करते चले जा रहे हैं और किसी तरह के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का या फिर कोई और प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फर्टिलिटी लूज होना लाजमी है। फर्टिलिटी वहां की लूज हुई। जैसे ही फर्टिलिटी लूज हुई, आपने अपलेशियन माउंटेन के पासेस को इस्तेमाल किया, अपलेशियन माउंटेन्स क्रॉस किए और अब वेस्टवर्ड आए। जब आप वेस्टवर्ड आए तो वहां पर अपलेशियन प्लेट्यू था। आपने अपलेशियन प्लेट्यू में आकर के एग्रीकल्चर करना शुरू किया। जब वहां की भी फर्टिलिटी एक तरह से लूज होने लगी, पहला कारण, और दूसरा, अब आपका एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड करना है, आप और वेस्टवर्ड आए और आप धीरे धीरे वहां पहुंच गए जिसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है पूरे वर्ल्ड की। इस एरिया पर आने के बाद आपने बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर एग्रीकल्चर किया और इस सारे प्रोसेस में आपने वहां के जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जिन्हें इंडियन ट्राइब्स कहते हैं, उन्हें धीरे धीरे आप वेस्टवर्ड डिस्प्लेस करते चले गए और वो ऑटोमेटिकली पूरी तरह से वेस्टवर्ड डिस्प्लेस हो चुके थे। कई तरह के कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, कई तरह के राइट्स भी हुए और कई तरह के रिबेलियन भी हुए। उन इंडियन ट्राइब्स के द्वारा कई तरह की फाइट्स की गई इन यूरोपियंस के द्वारा, यानी कि व्हाइट अमेरिकन के साथ, और कईयों में वो जीते भी, लेकिन बहुतायत मेजोरली वो हार चुके थे। हारने के बाद उनके साथ कई तरह की ट्रीटीज की गई और उन ट्रीटीज के तहत उन्हें खदेड़ दिया गया और वेस्ट एरिया में कंसोलिडेट कर दिया गया। इसके बाद अब पूरा का पूरा लैंड इन व्हाइट अमेरिकन के पास था। प्रोसेस पूरी तरह से बदलता है। वो कैसे? 1775 से लेकर के 1783 के बीच में अमेरिका में इंडिपेंडेंस की वॉर होती है। यानी कि वो जो व्हाइट यूरोपियंस यहाँ पर आकर के सेटल हैं, अब उनकी एक लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब वो इस नई कंट्री को ही अपनी एक कंट्री